अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आज एडवांस ऑडिटिंग का लेक्चर नंबर 6 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियसली हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अश्योरेंस, मीनिंग्स ऑफ अश्योरेंस एंड इट्स टाइप्स। तो अश्योरेंस के हवाले से हमने फर्स्ट लेक्चर में वीरा और पीटर की स्टोरी पढ़ने के बाद नीड ऑफ अश्योरेंस, 4 नीड्स ऑफ अश्योरेंस हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने अश्योरेंस के मीनिंग्स क्या हैं स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और अश्योरेंस की जो शराइत हैं, प्रोविजंस हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 में मैंने अश्योरेंस की टाइप्स के बारे में आपको बताया और उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप है एक्सटर्नल ऑडिट, उसके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम एक्सटर्नल ऑडिट के जो रिमेनिंग टॉपिक हैं एक्सटर्नल ऑडिट के हवाले से, जिसमें प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट है और लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट है, उनको डिस्कस करने के बाद अश्योरेंस की जो अदर टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अश्योरेंस की 4 टाइप्स हैं: एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स एंड कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स। हम फिर उसके बाद एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में डिस्कस करना शुरू हो गए। ISA 200 के मुताबिक कि एक्सटर्नल ऑडिट का मतलब है जी एक ऐसी एंगेजमेंट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें एनेबल द ऑडिटर, जिसमें आप ऑडिटर को इस काबिल बनाते हैं कि वो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्रेस करता है अपनी ओपिनियन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एस्पेक्ट के बारे में नहीं, सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट्स के बारे में, और फिर बताता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के मुताबिक हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले तो देखें टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विस में सबसे पहले और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक्सटर्नल टाइप है वो है एक्सटर्नल ऑडिट। तो एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में जब आप कंप्लीट पढ़ लेंगे तो फिर हम अदर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें रिव्यू एंगेजमेंट है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है और कंपाइलेशन है। लेकिन पहले हम कंप्लीट करते हैं जी एक्सटर्नल ऑडिट को। एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन और इसके सारे कंटेंट्स हम पढ़ चुके थे, लेकिन अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपको एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में बताया था कि हम एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, देन हम एक्सटर्नल ऑडिट के प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर एक्सटर्नल ऑडिट की लिमिटेशंस पढ़ेंगे। तो हम एक्सटर्नल ऑडिट की डेफिनेशन तो पढ़ चुके हैं, आज हम पहले इसकी प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट पढ़ते हैं और इसकी लिमिटेशंस पढ़ते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आपने एक्सटर्नल ऑडिट के एडवांटेजेस तो पढ़े हैं, लेकिन आपने इसकी लिमिटेशंस इससे पहले बीकॉम में नहीं पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले हम ये जो टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विस में एक्सटर्नल ऑडिट की टाइप है, पहले इसे कंप्लीट करते हैं और इसके बारे में हम आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। तो अगर आप लेक्चर को देखें तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सटर्नल ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट के 2 कंटेंट्स जो रह गए थे, इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो देयर आर 2 प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। देखें जैसे हर इंडस्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही होती है या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। इंडस्ट्री में प्रोडक्ट जो हैं वो लोगों के लिए तैयार की जा रही होती हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिट भी एक सर्विस है जिसे सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन सी प्रोडक्ट्स हमें प्रोवाइड करते हैं? देयर आर 2 प्रोडक्ट्स, वन इज़ कॉल्ड मेन प्रोडक्ट एंड सेकंड इज़ कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अब मेन प्रोडक्ट कौन सी है और बाय प्रोडक्ट कौन सी, इसमें क्या डिफरेंस होता है जी? देखिए, मेन प्रोडक्ट कहते हैं जिसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन बनाने वालों का मेन मकसद होता है, भाई हम ये प्रोडक्ट तैयार करेंगे या ये प्रोडक्ट इसकी ट्रेडिंग करेंगे। तो जो एक्सटर्नल ऑडिट की मेन प्रोडक्ट है ना, वो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओपिनियन। मेन प्रोडक्ट क्या है? इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। मतलब मकसद ही ये है एक्सटर्नल ऑडिट का, मेन मकसद ही ये है कि इंडिपेंडेंट पर्सन की, नॉलेजेबल पर्सन की ओपिनियन ली जाए।
अगर आपको ओपिनियन ही नहीं मिलेगी तो आपकी इस एक्टिविटी का, इस एश्योरेंस एंगेजमेंट का, इस एक्सटर्नल ऑडिट का कोई बेनिफिट नहीं है। तो मेन प्रोडक्ट हो गई जी एक्सटर्नल ऑडिट की इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ ऑडिटर। जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि अगर ऑडिटर अपनी ओपिनियन नहीं देगा ना तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, एक्सटर्नल ऑडिट का कोई फ़ायदा नहीं है अगर ओपिनियन ऑडिटर की नहीं मिलेगी। तो एक्सटर्नल ऑडिट का जो मेन मकसद है जिसके लिए एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जाता है, किया जाता है, वो है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ओपिनियन। सेकंड प्रोडक्ट उसको हमने कैटेगराइज किया जी एज अ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट हम कहते हैं कि हम किसी मेन प्रोडक्ट को तैयार करते वक्त अगर उसकी तैयारी के दौरान जो उसके लेफ़्ट ओवर्स होते हैं, बचा हुआ सामान, उसके रॉ फॉर्म में उसको रॉ फॉर्म से जब फिनिश फॉर्म में बदलते हैं उस दौरान कुछ हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं, उसको फिनिश करने के लिए उसमें से जो अननेसेसरी मटेरियल होता है वो उसमें से रिमूव कर देते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं। तो जो लेफ़्ट ओवर होता है ना, जो बच जाने वाला स्क्रैप समझ लें आप, जैसे शुगर मिल में शुगर तैयार की जाती है तो शुगर केन में से जब उसका जूस निकाल लिया जाता है तो जो वेस्टेज होती है मोलासिस जिसे कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बाय प्रोडक्ट। इसी तरह जो राइस मिल में फिनिश राइस जो है फुल ग्रेन राइस तैयार किया जाता है, उस फुल ग्रेन राइस की तैयारी में जो शॉर्ट ग्रेन बच जाता है, जो छोटा चावल उसके कॉर्नर्स, उसका सेंट्रल पोर्शन, जो स्मॉल पोर्शन बच जाते हैं, दैट इज़ बाय प्रोडक्ट। वो सस्ता मार्केट में बेचा जाता है। तो जो एक्सटर्नल ऑडिट के दौरान जो बाय प्रोडक्ट आपको मिलती है दैट इज़ एडवाइसेस, सजेशंस एंड रिकमेंडेशन अबाउट अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिटर क्योंकि एक्सपर्ट होता है, वो जब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है उस दौरान वो अपने जो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है, उन प्रोसीजर्स की एप्लीकेशन में वो देखता है कि कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं आपके सिस्टम में, चाहे वो अकाउंटिंग सिस्टम है, चाहे वो परचेज सिस्टम है, सेल्स सिस्टम है। वी कैन से द होल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, वी कैन से द होल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डेफिशिएंसीज होती हैं, वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इन डेफिशिएंसीज को, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की इन डेफिशिएंसीज को वो हाईलाइट करता है, फिर मैनेजमेंट को एडवाइसेस देता है, सजेशंस देता है, रिकमेंडेशन देता है कि आप अपने अकाउंटिंग सिस्टम को और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये उसकी ऑब्लिगेशन नहीं है कि भाई वो लाजमी सजेशन दे, एडवाइस दे। ये बाय प्रोडक्ट है जो एज आ एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफ़िल करता हुआ मैनेजमेंट को सजेशन प्रोवाइड करता है। तो ये तो हो गई जी प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। नेक्स्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है ड्रॉबैक्स, लिमिटेशंस ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट। ताकि एक्सटर्नल ऑडिट का ये पोर्शन हमारा, क्योंकि मेन सब्जेक्ट भी आपका एक्सटर्नल ऑडिट ही है, तो एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, एक्सटर्नल ऑडिट को आप फुल फ्लैज अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आपका सिलेबस का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो भी एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में है। तो एक्सटर्नल ऑडिट की कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं जी एक्सटर्नल ऑडिट की? सबसे पहली लिमिटेशन है जी एक्सटर्नल ऑडिट की, ये कमियां हैं, खामियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं जो एक्सटर्नल ऑडिट में रह जाते हैं। फर्स्ट इज़ ऑडिट जॉर्गन्स, ऑडिट जॉर्गन्स। अब ये ऑडिट जॉर्गन्स क्या हैं? स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर लेमैन। अभी आप पढ़ के आए हैं, मैं इसके बारे में ज़रा आपको ब्रीफ करूं। अभी आपने प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट पढ़ी हैं, और एक्सटर्नल ऑडिट की प्रोडक्ट क्या है? द इंडिपेंडेंट ओपिनियन ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर की इंडिपेंडेंट ओपिनियन। अब ओपिनियन क्या है? ऑडिटर राय देगा, अपना ओपिनियन रिटन फॉर्म में देगा। मतलब अब आपके पास, आपने ऑडिट करवाया, इतना पैसा ऑडिट पे लगाया, ऑडिटर ने आगे सारे प्रोसीजर्स अप्लाई किए, ऑडिट कंडक्ट किया, एक्सटर्नल ऑडिट, मिला क्या आपको? आपको उसकी ओपिनियन मिली। अब ओपिनियन किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें एश्योरेंस चाहिए। कैसे? उन्हें उसी ऑडिटर ओपिनियन, ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर ने रिटन अपना ओपिनियन देना है ना, उसको पढ़ के तसल्ली लेनी है, एश्योरेंस लेनी है। अब
इशू ये है, जो ऑडिट रिपोर्ट होती है ना, उसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है, उसमें ख़ास टर्मिनोलॉजी, ऑडिट जॉर्गन कहते हैं किसी भी ज़ुबान के ख़ास अल्फाज, इनके स्पेसिफ़िक मीनिंग होते हैं, स्पेसिफ़िक टर्मिनोलॉजी, उसका एक ख़ास फॉर्मेट होता है, उसको हर कोई नहीं समझ सकता। आप कोई मेडिकल इशू है, आप टेस्ट करवाते हैं, उस टेस्ट में कुछ चीज़ें वो आपके सिंपली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख तो देते हैं, लेकिन आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, प्योरली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, वही उसे अंडरस्टैंड करेगा। ऑडिट रिपोर्ट में ड्रॉबैक लिमिटेशन ये है कि जो रिपोर्ट पब्लिक की जाती है, जो रिपोर्ट लोगों को कहा जाता है भाई देखिए हमने ऑडिट करवाया, आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। अब भाई रिपोर्ट कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा? अब मैं और आप या जितने भी बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं वो तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप ये भी देखें जिन्होंने इस एक्सटर्नल ऑडिट को इतना ब्रीफली नहीं पता, उन्हें नहीं पढ़ा, उनको क्या पता मटीरियल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उन्हें क्या पता एक रीज़नेबल ओपिनियन, रीज़नेबल अश्योरेंस किसको कहते हैं, उन्हें क्या पता ट्रू का मतलब क्या है, फेयर का मतलब क्या है। मैं आपके सामने आपको एक एग्जाम्पलरी ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूं, जो एक पाकिस्तानी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है और ये रियल रिपोर्ट है। आप ज़रा इसे देखें ताकि आपको आइडिया हो कि भाई देखें एक्चुअल रिपोर्ट किस फॉर्म में होती है और उसको अंडरस्टैंड किया जा सकता है, हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो एक रिपोर्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब उस रिपोर्ट में आप देखिएगा ऑडिटर का ओपिनियन एक ख़ास फॉर्म में होता है। अब वो ख़ास फॉर्म आप नहीं समझ पाएंगे तो क्या करेंगे फिर? आपको उसे एज़ इट इज़ ही अंडरस्टैंड करना है, उसमें जो कुछ है वो वैसे ही आपको अंडरस्टैंड करना है। अब अब हर कोई देखें जो स्टेक होल्डर हैं वो सारे के सारे कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो नहीं हैं। अब अगर वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं हैं, अगर वो कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं तो उनको क्या पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो चलें एक एस्पेक्ट हो गया ना, उन्हें ऑडिट रिपोर्ट के जो बाकी एस्पेक्ट्स हैं उनका भी नहीं पता, तो कैसे वो एश्योरेंस ले लेंगे? उनके लिए एश्योरेंस क्या होगी? उनको कोई आकर जो उनके शोल्डर पर आकर कोई थपकी तो नहीं मारेगा। अगर आप देख सकते हैं तो ये ज़रा देखिएगा, ये असद फ़ौद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ये एक्चुअल रिपोर्ट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ कंपनी की, ये इस फॉर्म में होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इस्लामाबाद 1 अगस्त 2012। कंपनी का नाम भी इसके फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा जाता है। वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट बैलेंस शीट ऑफ सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स CPDI एज एट जून 30, 2012। हमने ऑडिट किया है जी इनका, ऑडिटर ये कह रहा है। एंड रिलेटेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ऑडिट किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को ऑडिट किया है। चेंजेस इन इक्विटी को ऑडिट किया है टुगेदर विद नोट्स, जैसे नोट्स टू अकाउंट्स मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे। अब देखें जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी हुई, जिनको अकाउंटिंग का नहीं पता, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या मीनिंग लेंगे? उन्हें क्या पता कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, चेंजेस इन इक्विटी क्या है। अच्छा वो कहते हैं जी अच्छा हमें इससे कंसर्न नहीं, हमें ऑडिटर का ओपिनियन बता दें भाई उसमें हाँ या ना में क्या लिखा हुआ है। देखें जी ये ओपिनियन है ऑडिटर का। मैं इंशाअल्लाह जब हम ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर में जाएंगे, स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट का, ISA 701 है, 705 है, ISA 700 है जो ऑडिट रिपोर्ट को डील करता है। तो आप देखिएगा उसमें हम ये ऑडिट रिपोर्ट जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअल रिपोर्ट है, 1 पेज की रिपोर्ट है। इसी तरह ही ये आपको मैं सिखाऊंगा भाई आपने ये रिपोर्ट कैसे बनानी है। अब इसमें देखिए ऑडिटर का ये ओपिनियन है, इन और ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन केप्ट बाय द कंपनी एज रिक्वायर्ड बाय कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। अब आप जानते हैं कंपनीज एक्ट जो है वो 2007 कंपनीज एक्ट 2017 इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये क्योंकि कंपनी ये ऑडिट रिपोर्ट 2012 की है तो तब कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 था। अब उसमें क्या लिखा हुआ? इन आवर ओपिनियन
The balance sheet and income and expenditure account together with notes to the account have been drawn up in conformity with company's ordinance 1984 and in agreement with the books of account. प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट बनी हुई हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो बना हुआ है, एंड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाइड, अकाउंटिंग पॉलिसीज इस पर कंसिस्टेंटली अप्लाइड की गई हैं. द एक्सपेंडिचर इंकर ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पज ऑफ कंपनीज बिजनेस, द बिजनेस कंडक्टेड, इन्वेस्टमेंट मेड एंड एक्सपेंडिचर इंकर ड्यूरिंग द ईयर. इन ओवर ओपिनियन द बेस्ट ऑफ ओवर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन द बैलेंस शीट इनकम्स. उनको क्या पता बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंजेस इन इक्विटी टुगेदर विद फॉर्मिंग अ पार्ट देयर ऑफ कन्फर्म्स विद अप्रूव्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. उनको क्या पता अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और एप्लीकेबल इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में एप्लीकेबल हैं. इन सो मैनर इन रिक्वायर्ड टू रिस्पेक्टिवली गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनीज अफेयर्स. ये मैं बेसिकली आपको लाइन बताना चाह रहा था कि यहाँ से पता चल रहा है ना ओपिनियन क्या है. बता रहे हैं जी ट्रू एंड फेयर व्यू है स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर का. अब ट्रू का मतलब क्या पता, फेयर का मतलब उन्हें क्या पता है. अब ये लिखा हुआ जी इन और ओपिनियन नो ज़कात वाज डिडक्टेबल. अब वो ओपिनियन दे रहा है जी ज़कात डिडक्ट नहीं की गई. वो कहेंगे ठीक है अच्छी बात है, ज़कात हम खुद दे देंगे जी, अच्छा फ़ायदा हो गया हमारा. हालांकि ये कंपनी के बारे में नेगेटिव ओपिनियन ऑडिटर का. भाई कंपनी ने ज़कात डिडक्ट नहीं की, जबकि कंपनी ऑर्डिनेंस जो है वो इन्फोर्स करता है भाई आपने लाजमी ज़कात जो है वो डिडक्ट करनी है और वो जमा करवानी है सेंट्रल ज़कात फंड में. अब ये बताने का मकसद ये कि ओपिनियन जो है ना वो इस फॉर्म में होती है. अगर ओपिनियन इस फॉर्म में है ना तो जो रीडर है जिसने एश्योरेंस लेनी है, अब जिसने एश्योरेंस लेनी है उसको एश्योरेंस कैसे मिलेगी, जिसको एश्योरेंस चाहिए उसको एश्योरेंस कैसे मिलेगी. ये स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी आपने देखी है ऑडिट रिपोर्ट में होती है. और ऑडिटर ये नहीं कि हर किसी के पास जाएगा या हर किसी को जाकर ज़ाती तौर पर तसल्ली देगा. जो कुछ है उसकी रिपोर्ट से आपने एक्सट्रैक्ट करना है. तो मैंने अगर कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या मैं बैंक हूँ मैंने कंपनी को लोन दिया हुआ है, या मैं कोई क्रेडिटर हूँ या मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे जो कुछ भी एश्योरेंस लेनी है इस रिपोर्ट को पढ़ के लेनी है. और अगर रिपोर्ट मुझे समझ ही नहीं आएगी, अगर मैं नॉन कॉमर्स हूँगा, जाहिर सी बात है बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट मैंने जैसे पहले बताया डॉक्टर भी करते हैं, इंजीनियर भी करते हैं, अनपढ़ लोग भी करते हैं, पैसा तो उनके पास भी होता है, तो कैसे एश्योरेंस लेंगे. तो एक्सटर्नल ऑडिट की लिमिटेशन है कि एक्सटर्नल ऑडिट में जो रिपोर्ट होती है ना वो रिपोर्ट सबके लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होती. तो ऑडिट जॉर्गन, स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी, फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर लेमैन, आम इंसान के लिए समय उसे अंडरस्टैंडेबल नहीं होती. द पर्सन हु डोंट नो अबाउट अकाउंट्स और एनी अदर फाइनेंशियल फंक्शन देन दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अंडरस्टैंड द ऑडिट रिपोर्ट. दैट नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड द ऑडिट रिपोर्ट. यहाँ तक कि बेशक जितना मर्जी पढ़ा लिखा शख्स हो, अगर वो नॉन कॉमर्स है, बिज़नेस के बारे में नॉलेज नहीं रखता, उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में नहीं पता, तो वो कैसे एश्योरेंस लेगा इससे. तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है कि एक्सटर्नल ऑडिट की जो मेन प्रोडक्ट है जिससे एश्योरेंस लेनी है उसको अंडरस्टैंड ही नहीं लोग करेंगे, सब लोग करेंगे, तो उससे एश्योरेंस कैसे लेंगे, वो एश्योरेंस कैसे प्रोवाइड करेगी. सेकंड डिफरेंस है जी डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एंड हिस्टोरिक रिकॉर्ड. अब ये क्या है प्रेजेंट एंड हिस्टोरिक रिकॉर्ड, ये क्या चीज़ है, ये क्या लिमिटेशन है. देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एंडिंग डेट होती है, उस डेट से पहले एक्सटर्नल ऑडिट नहीं हो सकता. वो हर कंपनी की डिफरेंट भी हो सकती है. हम सपोज़ कर लेते हैं जी कंपनी 31 दिसंबर को उसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ. अब 31 दिसंबर को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ, 31 दिसंबर 2017 को आपने ऑडिटर को, अब जो है वो ऑडिटर को अपॉइंट किया हुआ था, उसने अपना ऑडिट स्टार्ट कर दिया. 1 जनवरी ऑफ 2018 आ गई, जाहिर सी बात है नेक्स्ट ईयर तो शुरू हो जाएगा, टाइम तो चलता रहेगा. अब अगला साल शुरू हो चुका है और पिछले साल का ऑडिट शुरू हो चुका है. अब वो ऑडिटर जनवरी फरवरी में 2 महीने से के ऑडिट करता रहता है. ऑडिट करने के बाद वो मार्च के शुरू में फर्स्ट वीक में सपोज़ वो अपनी रिपोर्ट दे देता है, और मार्च में ही एनुअल जनरल मीटिंग हो जाती है. ऑडिट रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है मार्च में, मार्च 2018 में. अब रिपोर्ट पब्लिश हो रही है मार्च 2018 में. वो रिपोर्ट किसके बारे में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में. फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस साल की हैं, पिछले साल की, 2017 की. लोगों में, कंपनी की मैनेजमेंट में, क्रेडिटर्स को, बैंक्स को, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको वो रिपोर्ट कब मिलेगी, मार्च 2018 में. अब वो रिपोर्ट मार्च 2018 में, जबकि उसमें जो अश्योरेंस दी गई है वो किसके बारे में, पिछले साल के बारे में. अब वो अगर इस रिपोर्ट के बेस पर फैसले करें, दैट decisions may affects
उन पर इन्फ्लुएंस होगा, इफ़ेक्ट होगा। क्या फ़र्क पड़ेगा जो उन पर? देखें, वो ओपिनियन है प्रीवियस ईयर के बारे में, और इन प्रीवियस ईयर को गुजरे हुए 3 महीने हो चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन 3 महीनों में चेंज आ सकता है। इन 3 महीनों में कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, कंपनी के लोन की अमाउंट बढ़ सकती है, कंपनी के लिक्विडिटी पोजीशन वीक हो सकती है, कंपनी पर कोई लिटिगेशन फाइल हो सकता है, मतलब कंपनी हो सकता है गोइंग कंसर्न से फेलियर कंसर्न हो गई हो। तो देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस, there are some differences between present and historic record, not always but up to some extent we can say कि ये difference रहता है। अब डिफरेंस है तो आपने जब उसकी बेस पर फैसले करने हैं, डिसीजन करने हैं, तो आपके डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। तो दैट इज़ लिमिटेशन, कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपको रिपोर्ट जो है वो करंट सिचुएशन के बारे में ही मिल जाए। आपको रिपोर्ट के लिए जाहिर सी बात है कि प्रीवियस जो ईयर के बारे में जो रिपोर्ट है उस पर रिलाई करके अपने डिसीजंस करने होते हैं। ये सेकंड जो है वो लिमिटेशन थी। थर्ड लिमिटेशन है जी रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट कहते हैं रिस्क को असेस करना कि रिस्क है, नहीं है, ज़्यादा है या कम है। अब इशू क्या है, मसला क्या है? जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ऑडिटर के पास इतना टाइम नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन को चेक करे, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को चेक करे, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। अब जब ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को चेक नहीं करना तो फिर कुछ को चेक करना है और कुछ को छोड़ देना है। सैम्पलिंग भी करनी है, अभी हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में भी। रिस्क असेसमेंट का मतलब है उसकी पर्सनल जजमेंट पे सम टाइम वो फैसले का, सम टाइम क्या मोस्ट ऑफ द टाइम वो ये फैसला करता है कि उसे किन चीज़ों को डिटेल से चेक करना है, किन चीज़ों को लेस डिटेल से चेक करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर ख़त्म करना है, कौन सी एंट्रीज़ को ज़्यादा डिटेल से चेक करना है, कौन सी बुक्स को ज़्यादा डिटेल से चेक करना है, ये उसे डिसाइड करना पड़ता है। मतलब उसकी असेसमेंट होती है, वो रिस्क असेस करता है ज़ाती राय पर, अपने एक्सपीरियंस की बेस पर। तो एज आ ह्यूमन उसे एरर हो सकता है वो जिन चीज़ों को रिस्की समझ रहा हो वो रिस्की ना हो, और जिन चीज़ों को वो समझ रहा है कि इनमें रिस्क नहीं होगा। रिस्क किस चीज़ का? रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, अहम नौयत की गलतियों का रिस्क। वो देखता है भाई किन चीज़ों में ज़्यादा चांसेस हैं मिस स्टेटमेंट होने के, गलतियाँ होने के, किन एंट्रीज़ में, किन अकाउंट्स में, किन बैलेंसेस में। उसकी असेसमेंट होती है, ज़्यादा बात एक्सपीरियंस होता है। जैसे हम किसी का क्विज़ चेक करते हैं ना, तो हम या कोई क्वेश्चन चेक करते हैं तो हमें पता होता है भाई ये वो पॉइंट्स हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर सकते हैं, तो उन्हीं पर फोकस किया जाता है। एक एक लफ्ज़ को चेक करना पॉसिबल ही नहीं होता, तो उसकी भी असेसमेंट रॉन्ग भी हो सकती है। तो ह्यूमन एरर इज़ ऑलवेज देयर, इसकी रियलिटी हमेशा रहेगी। तो ऑडिटर की, क्योंकि हर चीज़ को चेक नहीं करना, हर चीज़ को जब चेक नहीं करना तो फिर रिस्क असेसमेंट करनी है, तो रिस्क असेसमेंट गलत भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये लिमिटेशन क्यों है? लिमिटेशन ये है, देखें हमने कहा था जी कि अश्योरेंस मिल जाएगी। लिमिटेशन का मतलब ये जी आप जिसको अश्योरेंस समझ रहे हैं ना उसमें ये गलती हो सकती है कि शायद ऑडिटर से ही गलती हो जाए। ऑल तो वो एक्सपर्ट होता है, वो ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करता है, वो अपनी तरफ से फुल एफर्ट करता है कि वो सही ओपिनियन दे, लेकिन वो एक ह्यूमन है, उससे मिस्टेक हो सकती है। तो रिस्क असेसमेंट, ऑडिटर असेसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि ऑडिटर हर चीज़ को चेक नहीं कर पाता, तो फिर वो रिस्क असेस करता है किस चीज़ का? मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स का। मटीरियल मतलब अहम, मिस स्टेटमेंट गलतियाँ। एंड स्टार्ट फ्रॉम मोर रिस्की एरिया बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करे। तो वो स्टार्ट करता है फ्रॉम मोर रिस्की एरियाज़। जैसे मैंने पहले बताया, ये लिमिटेशन इस हवाले से है कि मुमकिन है वो जिन चीज़ों को रिस्की समझ रहा हो कि इनमें एरर्स और फ्रॉड हो सकते हैं, इनमें मिस स्टेटमेंट हो सकती है, मैनिपुलेशन चेंज किया गया हो सकता है उसमें ना हो, और जिनको वो समझ रहा है ठीक हैं शायद उनमें जो है वो मिस्टेक्स हों, मिस स्टेटमेंट्स हों। तो ये 3 लिमिटेशन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट लिमिटेशन है ऑडिटर ओपिनियन इज सब्जेक्टिव नॉट ऑब्जेक्टिव। अब इसका मतलब देखें क्या है। अच्छा देखें, आप लोग पेपर अटैम्प्ट करते हैं,
कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं जिनके एमसीक्यूज टाइप हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स हैं, और बाकी सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर सबका एक जैसा होना ज़रूरी है। जो टीचर ने असेसमेंट करनी है, वो जो आपको क्राइटेरिया बताया गया उसके मुताबिक जो चीज़ ट्रू है वो ट्रू है, जो फॉल्स है वो फॉल्स है। जिस ब्लैंक में कोई वर्ड आना है तो वही आना है। कोई एमसीक्यू है तो उसमें जो ऑप्शन करेक्ट है वही सिर्फ करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव ओपिनियन तो सबका एक जैसा हो सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन अटैम्प्ट करना वो सब बच्चे अपने अपने कैपेसिटी के मुताबिक करते हैं, जैसे उनकी असेसमेंट हो, जैसे उनकी अंडरस्टैंडिंग हो। कुछ ज़्यादा लेंथी लिखते हैं, कुछ कम लेंथी लिखते हैं। अब सब हर किसी की वर्डिंग अपनी अपनी होती है। कुछ सिर्फ जो उन्हें नोट्स दिए जाते हैं, बुक्स दी जाती हैं, उसके मुताबिक लिख देते हैं। ऑडिटर ओपिनियन जो है ना वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो अभी जैसे मैंने आपको ओपिनियन पढ़ाया था ऑडिटर का, आपने उसमें देखा कि वो जो ओपिनियन है वो नैरेटिव फॉर्म में, सब्जेक्टिव फॉर्म में। कोई ऐसा ओपिनियन नहीं कि आपको येस और नो की शक्ल में मिल जाए, गुड और बैड की शक्ल में मिल जाए, या कोई फिलिंग दी ब्लैंक हो, आपके जी बस ये वाली ब्लैंक, ये वाला वर्ड आ जाएगा तो ठीक होगा, ये वर्ड नहीं होगा तो गलत हो जाएगी। या कोई ऑप्शन हो जी, हम कहेंगे ये वाली ऑप्शन पे क्लिक किया होगा तो उसकी ओपिनियन ठीक होगी, या हमें उससे एश्योरेंस मिल जाएगी, या अगर ये वाली ऑप्शन की होगी तो हमें एश्योरेंस जो है वो नहीं मिलेगी। तो सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप ओपिनियन नहीं है। जैसे आप देखा पूरा एक पेज पे उसकी नरेशन नैरेटिव फॉर्म में उसने अपनी राय का इजहार किया। अब उसकी राय को कौन पॉजिटिव लेता है, किसी को ज़्यादा एश्योरेंस मिल जाती है, कोई उसे कम एश्योरेंस लेता है, हो सकता है वो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताई कि उसमें लिखा हुआ था जी ओपिनियन में कि देयर इज़ नो डिडक्शन ऑफ ज़कात, तो आप समझे भाई अच्छी बात है, ज़कात डिडक्ट नहीं की, हम खुद जो है वो पे करेंगे। जबकि ये मैंने बताया कि आपको के रूल्स के मुताबिक ये नेगेटिव ओपिनियन है, ये एक बुरा इमेज है कंपनी के बारे में कि कंपनी ने ज़कात जो है वो डिडक्ट। तो सब्जेक्टिव ओपिनियन में हैव डिफरेंट परसेप्शंस फॉर डिफरेंट यूज़र, हर यूज़र उससे अपनी परसेप्शन लेता है। जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ को ज़्यादा एश्योरेंस मिल जाती है, कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं, कुछ नेगेटिव ले लेते हैं। तो ये एक उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट लिमिटेशन है जी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग जैसे मैंने पहले बताया था, हम इसको डेफिनेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं मटीरियलिटी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑडिटर सिर्फ मटीरियल आइटम्स को चेक करता है एक्सटर्नल ऑडिट में, वो उसके लिए हर आइटम को चेक करना पॉसिबल नहीं होता। एक और एंगल से इसका मतलब है सैम्पलिंग, कि वो 100 ट्रांजैक्शंस में से 10 को चेक करता है। 50 अकाउंट्स, एक अकाउंट, हर अकाउंट है ना, हर अकाउंट में फॉर एग्जांपल 50 ट्रांजैक्शंस हैं, वो 50 एक हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं कर सकता। वो हर अकाउंट में से 2 4 5 6 ट्रांजैक्शंस को चेक करता है। रिमेनिंग आर कंसिडर्ड एज चेक। रिसर्च में भी देखें ये टूल अप्लाई किया जाता है कि आप अपनी सारी पॉपुलेशन से डाटा नहीं ले सकते, तो आपको पॉपुलेशन का सब सेट जो है वो चूज़ करना पड़ता है, फिर उसी से आप डाटा लेते हैं। यही वो वजह है सैम्पलिंग, क्योंकि हर आइटम को चेक नहीं किया जाता, हर अकाउंट को चेक नहीं किया जाता, हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जाता। यही वो वजह है जिसकी वजह से हम कहते हैं जी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं होगी। एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस है। दैट्स वाई एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑडिटर चेक ओनली मटीरियल आइटम बट नॉट ईच एंड एवरी आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयरफॉर एरर्स आर पॉसिबल। इस वजह से एरर जो है वो पॉसिबल। यहाँ पे एरर्स आर पॉसिबल का मतलब यहाँ पर ये है कि वो जो ओपिनियन है वो ओपिनियन में एरर्स हो सकते हैं। तो हमने जैसे पढ़ा था कि भाई रीज़नेबल एश्योरेंस का मतलब है जहाँ पर एक्सेप्टेबल मार्जिन ऑफ एरर होगा, रीज़नेबल मार्जिन ऑफ एरर होगा। तो इसी वजह से, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन को चेक नहीं किया जाता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए सब कुछ गलत होगा, मतलब मोस्टली चीज़ें जो हैं वो ठीक होंगी, रीज़नेबल लेवल होगा। भाई इतना जो लेवल है ना वो चांसेस हैं एरर्स के, जैसे 95% ठीक है, 90% ठीक है, 10% तो एरर्स के चांसेस हैं ना। लास्ट पॉइंट है जी ऑडिटर ओपिनियन इज़ बेस्ड ऑन ऑडिटर जजमेंट नॉट ऑन कंक्लूसिव एविडेंस। अच्छा, ये ऑडिटर जजमेंट और कंक्लूसिव एविडेंस किसको कहते हैं? मतलब ऑडिटर का जो ओपिनियन है ना वो कंक्लूसिव एविडेंस नहीं होता। कंक्लूसिव एविडेंस हम कहते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में श्योर होता है। कंक्लूसिव एविडेंस कंफर्म होता भी ऐसा ही होगा। जैसे आप पानी में सॉल्ट मिक्स करें, शुगर मिक्स करें, कंक्लूसिव एविडेंस है, पता है भाई पानी में सॉल्ट मिक्स करेंगे तो नमकीन हो जाएगा, चीनी मिक्स करेंगे, शुगर मिक्स करेंगे तो मीठा हो जाएगा।
लेकिन आपको लेबॉर्ट्री से कोई केमिकल उठा के दे दिया जाए, भाई ये पकड़ें और इसको पानी में डालें, आपको नहीं पता उससे क्या बनेगा। इसका मतलब वो क्या हुआ, वो अंदाज़ा है शायद ये होगा, शायद ये होगा। तो ऑडिटर ओपिनियन में तो ऑडिटर्स की जजमेंट होती है, उसके पास कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा केमिकल नहीं होता कि वो उसने वो अप्लाई किया और उसने आपको कंक्लूसिव एविडेंस दे दिया। भाई ऑडिटर अपनी जजमेंट, अपनी राय देता है, और जो जजमेंट है उसमें ह्यूमन एरर का एलिमेंट जो है वो शामिल होता है। देयर इज़ मे बी ह्यूमन एरर बिकॉज ऑफ ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर जजमेंट होने की वजह से उसमें ह्यूमन एरर जो है वो लाई करते हैं। तो ये हमने 6 जो है वो लिमिटेशंस डिस्कस की हैं जी एक्सटर्नल ऑडिट की, कि ऑडिट जॉर्गन्स की वजह से ऑडिट रिपोर्ट जो है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती, तो फिर अश्योरेंस कैसे मिलेगी। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में होती है, तो प्रेजेंटली अगर आपने उसकी बेस पर फैसला करना है तो आपका फ़ैसला गलत हो सकता है। ऑडिट में फिर रिस्क असेसमेंट होती है, ईच एंड एवरी आइटम को चेक नहीं किया जाता। ऑडिटर असेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में से किन चीज़ों को ज़्यादा डिटेल से चेक करना है, किन को इग्नोर कर देना है, किन आइटम्स को लेस डिटेल से चेक करना है। ये उसकी असेसमेंट है, उसकी असेसमेंट भी गलत हो सकती है, उसमें भी चांसेस हैं। तो फिर ऑडिटर ओपिनियन सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो हर कोई उससे अपनी लिहाज से अश्योरेंस जो है वो परसीव करता है। फिर सैम्पलिंग होती है, ईच एंड एवरी आइटम को चेक नहीं किया जाता। फिर 6 जो है वो लिमिटेशन हमने पढ़ी है जी, ऑडिटर जजमेंट जो है वो पर्सनल जजमेंट उसकी होती है, कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं होते। देखें इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने एक्सटर्नल ऑडिट की लिमिटेशन डिस्कस की है तो आप समझे भाई एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करवाना चाहिए। भाई एज आ स्टूडेंट, एज आ स्पेशलिस्ट, आपका स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, आपको तस्वीर के दोनों रुख का पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप दूसरों की तरह समझते रहें भाई एक्सटर्नल ऑडिट करवाने के बाद हर चीज़ ठीक हो जाएगी, जिसने एक्सटर्नल ऑडिट करवाया उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर देनी चाहिए, वो रिलायबल है। नहीं, एक्सटर्नल ऑडिट सिर्फ एक ओपिनियन है जो एक्सटर्नल ऑडिटर का मिलता है, उसमें लिमिटेशन अपनी जगह पर रहती हैं। तो आपको मुहतात होने के बारे में सिखाया जा रहा है कि भाई आप ऑडिट के बारे में सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके दोनों एंगल्स का पता हो, दोनों साइड्स का पता हो कि अगर एडवांटेजेस हैं उसको करवाने का फ़ायदा है तो उसके ये लिमिटेशंस भी हैं, जिसकी वजह से आप वो एडवांटेजेस हैं वो फुल फ्लैज हासिल नहीं कर सकते। तो देखिए जी, हमने एक्सटर्नल ऑडिट का टॉपिक तो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं अदर टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज की तरफ। देखें टाइप्स ऑफ अश्योरेंस सर्विसेज 4 थी, एक्सटर्नल ऑडिट कंप्लीट हो गया, बाकी तीनों के बारे में अब हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। कि जब हम अश्योरेंस लेने गए तो जो अश्योरेंस प्रोवाइडर थे उन्होंने हमें कहा जी कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विस भी है, रिव्यू एंगेजमेंट की सर्विस भी है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की सर्विस भी है और कंपाइलेशन की सर्विसेज भी हैं। तो हमने एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में पहले पढ़ा, अब हम डिस्कस करते हैं जी रिव्यू एंगेजमेंट। दिस इज़ वन ऑफ टाइप ऑफ अश्योरेंस सर्विस। अब रिव्यू एंगेजमेंट क्या है, नाम से देखें मतलब है रिव्यू करवाना, चीज़ों पर नज़रसानी करवाना, ऐसा मुआहदा जिसमें चीज़ें चेक करवाई जाती हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में हमने पढ़ा था जी कि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करवाया जाता है, लेकिन रिव्यू एंगेजमेंट एक ऐसा मुआहदा है जिसमें आप अश्योरेंस लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में। अब डिफरेंस क्या है, क्या वजह है कि हम एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करवा रहे, रिव्यू एंगेजमेंट करवा रहे हैं। देखिए आप फॉर एग्जांपल कोई बीमार होता है ना, तो वो डॉक्टर के पास जाता है। अब डॉक्टर भी डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं जी, ये स्पेशलिस्ट है, ये FCPS है, ये MBBS है, ये कंपाउंडर डॉक्टर है, ये हकीम है। अब स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो जाहिर सी बात है वो टेस्ट भी ज़्यादा लिख कर देगा, उसकी जो चेक करने का तरीका होगा वो भी बड़ा प्रोफेशनल होगा, वो फ़ीस भी ज़्यादा लेगा, वो ज़्यादा डिटेल से एग्जामिनेशन करता है, डायग्नोस करता है उस हिसाब से वो प्रोसीजर्स भी अप्लाई करता है। अब अगर आप स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा सकते या आप समझते हैं भाई इसकी ज़रूरत नहीं है, इशू जो है वो लाइट सा है, मेरी कंपनी छोटी सी है, मेरा बिज़नेस छोटा सा है, इतने प्रोसीजर, इतना जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर अप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है, अश्योरेंस हमें किसी लोकल किसी जो जनरल फिजिशियन है, MBBS है सिंपली, उसके पास जाने से भी हमें एश्योरेंस मिल जाएगी, राय मिल जाएगी, वो फ़ीस भी कम लेगा, वो ज़्यादा टेस्ट करवाने को भी नहीं कहेगा, ज़्यादा डिटेल चेकिंग भी नहीं होगी।
इसी तरह कंपनीज बिजनेसेस सोचते हैं भाई हमारे लिए कौन सी प्रोडक्ट सूटेबल है, हमें एक्सटर्नल ऑडिट करवाना चाहिए या रिव्यू एंगेजमेंट करवा लेनी चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन देयर सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन देयर बिजनेस, डिपेंडिंग अपॉन देयर सब्जेक्ट मैटर, कि वो सब्जेक्ट मैटर किस कैटेगरी का है, जिनके उसमें कितनी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं। अब अगर आप इतने डिटेल टेस्टिंग नहीं करवाना चाहते, आप इतनी ज़्यादा कॉस्ट बियर नहीं कर सकते, या आपका सिस्टम जो है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सिस्टमेटिक नहीं है, आपने प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं बनाए हुए, तो आपको फिर एक्सटर्नल ऑडिट करवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको ये रिव्यू एंगेजमेंट करवानी चाहिए। रिव्यू एंगेजमेंट में और एक्सटर्नल ऑडिट में क्या डिफरेंस है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर टू स्टेट वेदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर्स। अब जाहिर सी बात है, ये जो प्रोसीजर्स हैं रिव्यू एंगेजमेंट के, ये एक्सटर्नल ऑडिट एग्जैक्टली वैसे तो नहीं है, अगर वैसे ही होते तो ये एक्सटर्नल ऑडिट की सर्विस होती। ये जो प्रोसीजर्स हैं ये लेस कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेस डिटेल्ड हैं, इनका स्कोप लिमिटेड है। दैट्स वाई, दोबारा देखिएगा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू एंगेजमेंट इज़ टू एनेबल द ऑडिटर टू स्टेट वेदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर्स, वो जो प्रोसीजर अप्लाई किए गए हैं टेस्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, विच डू नॉट प्रोवाइड ऑल द एविडेंस, जो हमें सारे एविडेंस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। देखें, जब आप इतनी डिटेल चेकिंग नहीं करवाएंगे, एक्सटर्नल ऑडिट नहीं करवाएंगे, तो आपके पास सारे एविडेंसेस भी नहीं आएंगे। जाहिर सी बात है, जब वैसे मैंने बताया कि आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो पहले कहेगा जी ये टेस्ट करवा के लाएँ सारे, वो सारे एविडेंस कलेक्ट करता है। लेकिन आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, किसी MBBS डॉक्टर के पास जाते हैं, सिंपल जो फिजिशियन है स्पेशलिस्ट के पास नहीं जाते, वो ज़्यादा टेस्ट नहीं करवाता, उसके पास सारे एविडेंसेस नहीं होते, क्योंकि वो सारे प्रोसीजर एग्जैक्टली वो अप्लाई नहीं करता। वो सारे एविडेंस विच डू नॉट प्रोवाइड ऑल द एविडेंस रिक्वायर्ड इन ऑडिट, जो ऑडिट में सारे एविडेंस चाहिए थे ना, वो सारे एविडेंस यहाँ पर अवेलेबल नहीं होते। एनीथिंग हैज़ कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन, ऑडिटर कहता है जी मेरे सामने ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया दैट कॉजेज़ के मैं ये वजह बयान करूं या इस बात पे बिलीव करूं दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। मेरे सामने ऐसा कोई पॉइंट नहीं आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर नहीं हैं, ये नहीं लिखा हुआ, नहीं, उसने कहा जी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वहाँ पे वो कहता है जी ट्रू एंड फेयर हैं एक्सटर्नल ऑडिट में, यहाँ पर उसने ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर उसने लिखा हुआ जी आर नॉट प्रिपेयर्ड इन ऑल मटीरियल रिस्पेक्ट्स एंड इन अकॉर्डेंस विद IFRS। जी भाई उसने कहा जी मेरे सामने ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिससे ये साबित हो गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल एस्पेक्ट्स के मुताबिक नहीं हैं या IFRS के मुताबिक नहीं है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। अब दोनों में डिफरेंस देखें, एक्सटर्नल ऑडिट में वो कहता है जी एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, यहाँ पर वो कह रहा है कि मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। देखें, दोनों में क्वालिटी का फ़र्क है। आप किसी को फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है, आप उसे बेचते हैं, भाई उस रूम में जाओ, उस रूम के सारे कैबिनेट्स को चेक करो, सारे ड्रॉर्स को चेक करो, वो मिसप्लेस जो चीज़ है ना उसको ढूंढ कर लाओ, वो आकर आपको ओपिनियन देता है। वो अगर कहता है जी मैंने हर कैबिनेट चेक कर लिया, हर ड्रॉर चेक कर लिया, मुझे वो चीज़ नहीं मिली, वहाँ पर वो चीज़ नहीं है, अब क्या लेवल है एश्योरेंस का। एक दूसरे शख्स को आप भेजते हैं, वो भी चेक करके आता है और चेक करके आगे कहता है जी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली जिसे पता चले जी वो चीज़ वहाँ पर है। अब दोनों के एश्योरेंस देने में फ़र्क है। एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर वो कहता है जी मैंने सारे टेस्ट करवा लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कहता है जी मेरा ख्याल है, जो आप जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, वो कहता है जी मेरा ख्याल है आप ये मेडिसिन खाएं, आपको ऐसा कोई मसला नहीं होगा। दोबारा सुनिएगा, मतलब आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो ओपिनियन क्या देता है जी कि जी मैंने आपके सारे टेस्ट करवाए हैं, आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टेस्ट। लेकिन अगर आप किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो क्या कहता है ये आप ये मेडिसिन खाएं, मेरा ख्याल है ये मसला है, मुझे नहीं लगता कि आपको ये इशू है। अब कहाँ से एश्योरेंस ज़्यादा मिली? अंडरस्टूड सी बात है, वो जो स्पेशलिस्ट था जिसने कहा जी मैंने आपके सारे टेस्ट करवाए हैं, ये टेस्ट सारे ठीक हैं, आपको कोई मसला नहीं है,
तो रिव्यू एंगेजमेंट में अश्योरेंस उस तरह की नहीं मिलती। ऑडिटर का ओपिनियन देने का अंदाज़ बदल जाता है। उसमें वो कहता है जी मेरे मुताबिक, एक्सटर्नल ऑडिट में वो कहता है जी मेरे मुताबिक सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर हैं, मटीरियल रिस्पेक्ट्स के हवाले से हैं और IFRS के मुताबिक है। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, नथिंग हैव कम टू माई नॉलेज, मेरे नॉलेज में ऐसी कोई चीज़ें नहीं आई, मेरी अटेंशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई जिससे मैं ये कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मटीरियल रिस्पेक्ट्स के मुताबिक नहीं है या IFRS के मुताबिक नहीं है। वजह क्या है, उसने सारी डिटेल चेकिंग नहीं की, उसने ज़्यादा उसका जो स्कोप था, जो प्रोसीजर्स थे वो सारे उसने अप्लाई नहीं किए, क्योंकि आपने उसे रिक्वायर किया था भाई मुझे रिव्यू एंगेजमेंट चाहिए। अब जब रिव्यू, जैसे प्रोडक्ट आप परचेज़ करने जाते हैं मार्केट से, उसकी क्वालिटी होता है, वो कहते हैं जी इस क्वालिटी की लेनी है, इस ब्रांड की लेनी है, इसमें फ़ीचर ज़्यादा हैं, ये फॉर एग्जांपल $1000 की है, इसे लो क्वालिटी की ले लें, इसमें ये वाला फ़ीचर नहीं है, ये $800 की है। प्रोडक्ट की अपनी क्वालिटी होती है। तो ये सेकंड प्रोडक्ट है रिव्यू एंगेजमेंट, जिसका स्टैंडर्ड, जिसका जो म्यार है वो एक्सटर्नल ऑडिट जैसा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसका फ़ायदा नहीं है। देखें हर बिज़नेस टू बिज़नेस वेरी करता है ना, आपको कौन सी प्रोडक्ट सूट करती है। हो सकता है आपका बिज़नेस इतना कॉम्प्लिकेटेड ना हो, आपको एक्सटर्नल ऑडिट की ज़रूरत ही ना हो, आप कहें जी रिव्यू एंगेजमेंट से ही आपका गुजारा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप जो है वो फ़ैन परचेज़ करने जाते हैं, वो जो फ़ैन है वो रिमोट वाला भी है, बगैर रिमोट के भी है। आप समझते हैं भाई मुझे ज़रूरत नहीं है रिमोट की, मैं उठ के फ़ैन चला सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, तो आप वो वाला बगैर रिमोट के फ़ैन परचेज़ कर लेंगे। या आप समझते हैं भाई नहीं मुझे रिमोट वाला फ़ैन ही चाहिए, आप समझते हैं जी मुझसे बार बार उठ के चलाया नहीं जाएगा, या वो जो स्विच है वो बोर्ड जो है वो दूर है, तो मुझे रिमोट चाहिए जी, मैं रिमोट से फ़ैन ऑन ऑफ़ करूँगा, तो आप रिमोट वाला फ़ैन ऑन ऑफ, जैसी बात उसकी प्राइस ज़्यादा होगी। तो इसी तरह ये प्रोडक्ट है जी रिव्यू एंगेजमेंट। इन रिव्यू एंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर चार्ज लेस फीस, प्रोवाइड लेस एश्योरेंस एंड डिग्री ऑफ टेस्टिंग इज़ आल्सो लेस। टेस्ट करने की, चीज़ों को चेक करने की जो डिग्री है वो भी कम होती है। देन एक्सटर्नल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट से लेस होती है। इन रिव्यू एंगेजमेंट प्रोसीजर्स आर सेम। देखें डॉक्टर है ना, उसका चेक करने का तरीका तो वही होगा ना, ये तो नहीं कि उसके क्लिनिक में किसी और तरह का एनवायरनमेंट होगा, कोई तरखान के जो वर्कशॉप है उसकी तरह का एनवायरनमेंट होगा, या लोहार की वर्कशॉप है उसकी तरह का एनवायरनमेंट होगा, या वैसे वो टेस्ट करेगा। नहीं, प्रोसीजर्स तो सेम होंगे इन एक्सटर्नल ऑडिट, लेकिन बट लिमिटेड इन स्कोप। रिव्यू एंगेजमेंट में प्रोसीजर तो सेम होंगे लेकिन उनका स्कोप लिमिटेड होगा, उतनी डिटेल चेकिंग नहीं होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में देखें, इसमें जो ओपिनियन है ना वो इस कैटेगरी का होता है। पहले भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। ओपिनियन देता भी नथिंग हैव कम टू माई नॉलेज विच इंडिकेट्स दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। मतलब मेरे नज़दीक ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं कहूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर नहीं है। मतलब यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है, लेकिन कहने का अंदाज़ डिफरेंट है, कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट है, क्योंकि उसने डिटेल चेकिंग नहीं की। वो कैसे कह सकता है भाई एवरीथिंग इज़ ट्रू एंड फेयर। तो फॉर्म ऑफ ओपिनियन है ना, ओपिनियन की जो शक्ल है वो इस तरह की होती है। दैट्स वाई हमें वो लेवल, वो पढ़ के वो एश्योरेंस का म्यार नहीं मिलता, वो क्वालिटी नहीं मिलती। इन रिव्यू एंगेजमेंट नेगेटिव एश्योरेंस होती है। अभी आपने पढ़ा था एक्सटर्नल ऑडिट में, वहाँ पर रीजनेबल एश्योरेंस है, यहाँ पर नेगेटिव एश्योरेंस है। नेगेटिव एश्योरेंस को हम मॉडरेट एश्योरेंस भी कहते हैं। मॉडरेट या नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि किसी चीज़ का वापस हो जाना, जैसे अमाउंट होती है ना प्लस और माइनस, ये वो नहीं। नेगेटिव का मतलब है कम एश्योरेंस है, कोई चीज़ वापस नहीं लेगा कि वो एश्योरेंस देने की बजाय एश्योरेंस आपसे वापस ले ले। मीन्स लेस इंटेंसिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स कॉन्फिडेंस। प्रैक्टिशनर का जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो कम होता है। प्रैक्टिशनर का कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर कम होता है, उस कॉन्फिडेंस से नहीं ओपिनियन दे रहा होता। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, सब्जेक्ट मैटर इन रिव्यू एंगेजमेंट इज़ ऑफ एनी काइंड। देखें हमने एक्सटर्नल ऑडिट में पढ़ा था कि एक्सटर्नल ऑडिट जो है उसमें सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में ओपिनियन दी जाती है। इससे पहले अगर याद हो तो एश्योरेंस प्रोविजन हमने पढ़ी थी, उसमें हमने कहा था जी एश्योरेंस में क्या होता है जी, एश्योरेंस आप ले सकते हैं 4 तरह के सब्जेक्ट मैटर के बारे में।
एक सब्जेक्ट मैटर था जी फाइनेंशियल, एक नॉन फाइनेंशियल प्रोसेसेस और बिहेवियर। जब हमने एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में पढ़ा तो हमने कहा जी एक्सटर्नल ऑडिट में सिर्फ और सिर्फ जो सब्जेक्ट मैटर है ना वो फाइनेंशियल होता है, जबकि रिव्यू एंगेजमेंट में जो सब्जेक्ट मैटर है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, प्रोसेसेस भी हो सकते हैं और बिहेवियर भी हो सकता है। किसी भी चीज़ के बारे में आप इन सब्जेक्ट मैटर में से किसी भी चीज़ के बारे में आप जो है वो रिव्यू करवा सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी इट इज़ नॉट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। देखें एक्सटर्नल ऑडिट जो है वो कंपनीज़ एक्ट 2017, जो इससे पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, या हर कंट्री के अपने रेगुलेशन होते हैं, उनके मुताबिक कंपनीज़ के लिए ऑडिट करवाना लाजमी होता है, जिसको हम आप लोग जानते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। स्टैट्यूटरी लाजमी करवाना, वो सिर्फ ऑडिट ऐसी एश्योरेंस एंगेजमेंट है जो स्टैट्यूटरी होती है। 4 तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट होगी ना, एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट जैसे आप पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स पर जा रहे हैं, फिर हमने कंपाइलेशन एंगेजमेंट पढ़नी है। भाई वो सब ये 4 जो हैं वो एश्योरेंस एंगेजमेंट्स तो हैं, लेकिन जो कंपनीज़ पर लाजमी होती है ना एश्योरेंस एंगेजमेंट, वो सिर्फ एक्सटर्नल ऑडिट है। रिव्यू एंगेजमेंट करवाना ये स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ऑप्शनल है। कुछ कंपनीज़ करवाना चाहें तो करवा लें, नहीं करवाना तो ना करवाएं। लेकिन जो जिन कंपनीज़ के लिए ऑडिट करवाना लाजमी होगा उन्हें फिर एक्सटर्नल ऑडिट ही करवाना पड़ेगा। वो रिमेनिंग जो 3 टाइप्स हैं वो ऑप्ट नहीं कर सकते। जैसे पहले भी डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट है जी लेस कॉस्ट होती है, क्योंकि प्रैक्टिशनर जो है वो जो एश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला वो लेस फीस चार्ज करता है। रिव्यू एंगेजमेंट की एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे इंटरनल ऑडिट करवाया जाता है ना, इंटरनल ऑडिट रिव्यूज़ करवाए जाते हैं, आप उसमें रिव्यू करवाते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को, अपने सिस्टम को। इस तरह रिव्यू एंगेजमेंट में जो है वो इंटरनल ऑडिट में आपको ओपिनियन मिल जाता है, एक नेगेटिव एश्योरेंस, एक मॉडरेट एश्योरेंस मिल जाती है। तो ये एग्जाम्पल है रिव्यू एंगेजमेंट की। तो 2 तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट देखें जी हमने डिस्कस कर ली, एक एक्सटर्नल ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट एंड रिव्यू एंगेजमेंट। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट टाइप है जी एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स ये भी एश्योरेंस की एक टाइप है। जब आप मैंने बताया कि जब किसी शॉप पर जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, उसको आप कहते हैं भाई मुझे अभी, तो उसने कहा जी पहले एक्सटर्नल ऑडिट भी अवेलेबल है, रिव्यू एंगेजमेंट भी अवेलेबल है, आप चाहें तो आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स की ये एंगेजमेंट भी परचेज़ कर सकते हैं। अब एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या है? ये 3rd टाइप है एश्योरेंस सर्विस की। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या होते हैं, मैं इसकी छोटी सी एग्जांपल आपको समझा दूँ। देखें फॉर एग्जांपल आप लोग क्विज़ देते हैं, वो क्विज़ मैं चेक करता हूँ। एक तरीका तो ये है कि मैं उन क्विज़ को चेक करूँ, उसमें जो डेफिशिएंसीज हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उन्हें अंडरलाइन करूँ, सर्कल लगाऊँ, फिर उसकी मार्क करूँ उसे, उसके मार्क्स दूँ आपको, फिर उसके बारे में राय दूँ कि भाई ये सेटिस्फैक्ट्री है, डिससेटिस्फैक्ट्री है, पुअर परफॉर्मेंस है, गुड परफॉर्मेंस है या बैड परफॉर्मेंस है, ओपिनियन देना। दूसरी कैटेगरी क्या है कि मैं उसको सिर्फ चेक करूं और मार्क्स दे दूं बस। मार्क्स भी एक तरह का ओपिनियन है, पढ़ने वाले को पता चल जाता है, लेकिन अगर वो लिखा हो साथ सेटिस्फैक्ट तो उससे ज़्यादा पता चल जाता है। तो एक्सटर्नल ऑडिट में समझ लें, एक्सटर्नल ऑडिट ऐसे ही है जैसे आपका क्विज़ चेक हुआ, उसमें मिस्टेक्स को अंडरलाइन भी किया गया, करेक्ट तो नहीं, जाहिर सी बात करेंगे ना, अंडरलाइन कर दिया, सर्कल लगा दिया, जितनी पढ़ते वक्त क्विज़ को चेक करते वक्त सामने आई, 100% तो नहीं चेक की जा सकती। तो एक्सटर्नल ऑडिट समझ लें ऐसे ही है जैसे मैंने किसी क्विज़ को चेक किया, उसके मिस्टेक्स को अंडरलाइन किया, उसके मार्क्स दिए और साथ अपनी ओपिनियन दी कि आपका जो क्विज़ है वो सेटिस्फैक्ट्री है, वेरी सेटिस्फैक्ट्री है, डिससेटिस्फैक्ट्री है, पुअर है, बैड है, पास हैं, फेल हैं, किसी भी किस्म का ओपिनियन। अब अगर आप रिव्यू एंगेजमेंट जो 2nd टाइप, उसकी एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूं, तो रिव्यू एंगेजमेंट में फॉर एग्जांपल मैंने क्विज़ लिया, चेक किया, उसको कुछ गलतियां जो हैं उसको अंडरलाइन किया, फिर मार्क्स दे दिए, ओपिनियन नहीं दिया। ओपिनियन एक सेंस में दे दिया, भाई मार्क्स दे दिए, लेकिन ये नहीं लिखा गुड है बैड है, ये नहीं लिखा, उसको हम कहते हैं रिव्यू एंगेजमेंट। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स क्या है? एग्रीड अपॉन प्रोसीजर समझ लें मैंने आपका क्विज़ लिया, उसे चेक किया, जो मिस्टेक्स थी उन्हें अंडरलाइन कर दिया या सर्कल लगा दिया, ना मार्क्स दिए ना राय दी,
ना बताया भाई 10 आउट ऑफ 10 इतने मार्क्स हैं, ना ये बताया कि ये गुड है, बैड है, सेटिस्फैक्ट्री है, डिससेटिस्फैक्ट्री है। सिर्फ क्या किया, मिस्टेक्स को, मिस स्टेटमेंट्स को, मैनिपुलेशन को, मशकूक चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, सर्कल लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। इसी तरह ये एग्रीड अपॉन प्रोसीजर है। अब ये तीसरी कैटेगरी है। प्रैक्टिशनर क्या करता है, ओनली फैक्चुअल फाइंडिंग्स प्रोवाइड करता है, सिर्फ फैक्ट्स बताता है, मिस स्टेटमेंट्स बताता है, गलतियां हाईलाइट करता है, डिड नॉट गिव एनी सॉर्ट ऑफ ओपिनियन, लेकिन अपना ओपिनियन नहीं देता, वो इस काबिल ही नहीं होता। अब ये हमारे तीसरी कैटेगरी का डॉक्टर है। जैसे सबसे पहले स्पेशलिस्ट था, उसके बाद जनरल फिजिशियन MBBS हो गया, अब आ जाएंगे कंपाउंडर के पास। कंपाउंडर के पास आप जाएंगे ना, तो उसकी जो वो जिस पेज पर आपको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लिख के देता है ना, उस पर उसका नाम भी नहीं लिखा होता, वो छुप कर काम कर रहा होता है एक तरह से। ये मतलब इसका मतलब ये नहीं कि एग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो कर रहे होते हैं वो छुप के कर रहे होते हैं, मतलब उस लेवल का काम नहीं है ना। तो ये प्रैक्टिशनर क्या करता है, किसी किस्म का ओपिनियन नहीं दे सकता, क्योंकि वो एक्सपर्ट ही नहीं है, उसका ओपिनियन मैटर ही नहीं करता, उसका ओपिनियन जो है वो कहीं पर चैलेंजेबल होता है, उसका ओपिनियन जो है वो कहीं पर एक्सेप्ट ही नहीं होता। हाँ, वीरा और पीटर की स्टोरी में या किसी कोई बिजनेसमैन चाहे तो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर करवा ले, उसे कम से कम उसे बिजनेस के बारे में फैक्चुअल फाइंडिंग्स का पता चल जाता है, मिस स्टेटमेंट्स का, मैनिपुलेशंस का पता चल जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है वो उसका ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, या वो समझ लें कि हमने कहा जी उसको करवाने के बाद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। कम से कम कुछ ना कुछ अश्योरेंस मिलेगी, फैक्चुअल फाइंडिंग्स का पता चल जाता है। द यूज़र ऑफ द रिपोर्ट, जो रिपोर्ट, अब रिपोर्ट में ओपिनियन तो नहीं होनी, आपने उन स्टेटमेंट्स को देखना है, उन प्रोसीजर्स को देखना है जिस पे उसने फैक्चुअल फाइंडिंग दी हुई, अंडरलाइन किया हुआ है, उसको हाईलाइट किया हुआ है, और जज बाय देमसेल्फ, खुद जज करना है कि भाई चीज़ें ठीक हैं या नहीं। जैसे आपको क्विज़ मिल जाए, उसमें क्रॉस लगा हो, अंडरलाइन हुआ हो, सर्कल लगे हों रेड पेंसिल के साथ, लेकिन मार्क्स ना दिए हो, तो खुद जज करें ना कि कितने मार्क्स होने चाहिए, किस लेवल का टेस्ट था आपका, कैसी परफॉर्मेंस है आपकी। द यूज़र ऑफ द रिपोर्ट हैव टू जज बाय देमसेल्फ एंड ड्रॉ देयर ओन कंक्लूजन। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर ये थर्ड कैटेगरी है, जिसमें प्रैक्टिशनर जो है वो सिर्फ फैक्चुअल फाइंडिंग बताता है। कहता स्टैंडर्ड अगर देखें ना ISA 200 के मुताबिक, तो क्योंकि ओपिनियन नहीं होता, दैट्स वाई देयर इज़ नो अश्योरेंस। एश्योरेंस की टाइप ज़रूर है, लेकिन इसमें अश्योरेंस नहीं है। अश्योरेंस मतलब वो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, एनहांस द कॉन्फिडेंस ऑफ इंटेंडेड यूज़र। अब इसमें उसने ओपिनियन ही नहीं देना, तो कॉन्फिडेंस कैसे एनहांस होगा। मार्केट में प्रोडक्ट ज़रूर अवेलेबल है, लेकिन हर प्रोडक्ट आपके नीड को फुलफ़िल नहीं कर रही होती, तो देयर इज़ नो अश्योरेंस। इस टाइप में कोई अश्योरेंस नहीं मिलती, क्योंकि जब ओपिनियन ही नहीं होना तो फिर अश्योरेंस कैसे मिलनी। अगर आपने खुद ही जज करना है तो फिर अश्योरेंस नहीं होगी। गिव रिपोर्ट ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग, सिर्फ ये फैक्चुअल फाइंडिंग बताता है। सब्जेक्ट मैटर जो है वो एग्रीड अपॉन प्रोसीजर में ये भी किसी भी किस्म का हो सकता है, फाइनेंशियल भी, नॉन फाइनेंशियल भी, प्रोसेसेस भी, बिहेवियर भी। मतलब आप जो है वो चेक करवा सकते हैं, फैक्चुअल फाइंडिंग हासिल कर सकते हैं फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में भी, नॉन फाइनेंशियल मैटर के बारे में, प्रोसेसेस भी के बारे में भी, कि प्रोसेसेस वैसे ही हैं जैसे थे, जैसे बनाए गए थे, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, बिहेवियर, रूल्स एंड रेगुलेशन की कहाँ कहाँ वायलेंस हो रही है, बस वो अंडरलाइन करता है कि यहाँ यहाँ वायलेंस हो रही है। ओपिनियन नहीं देता कि भाई ठीक है, नहीं ठीक, ट्रू है, फेयर है, नहीं है, ओपिनियन नहीं देता। ओनली हाईलाइट डेफिशिएंसी, सिर्फ ये खामियां बताता है। नॉट गिव रिटर्न ओपिनियन, इसमें कोई रिटर्न ओपिनियन नहीं होती। तो ये थर्ड कैटेगरी थी अश्योरेंस एंगेजमेंट की। फोर्थ और लास्ट कैटेगरी है जी कंपाइलेशन एंगेजमेंट। देखिए जी, हम थ्री जो अश्योरेंस एंगेजमेंट की टाइप्स हैं वो पढ़ चुके हैं। 3 टाइप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। एक्सटर्नल ऑडिट लेंथी था, इसके बारे में हमने ज़्यादा डिटेल से भी चेक इस वजह से किया क्योंकि आपके सब्जेक्ट की ये बेस समझी जाती है कि एक्सटर्नल ऑडिट आप पढ़ रहे हैं, ऑडिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये 3 टाइप्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गई, एक्सटर्नल ऑडिट, रिव्यू एंगेजमेंट एंड एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। फोर्थ और लास्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है? ये फोर्थ टाइप है जी एश्योरेंस एंगेजमेंट की। कंपाइल करना कहते हैं इकट्ठा करना, जोड़ना चीज़ों को। यहाँ पर कंपाइल का मतलब ये है, ऐसी एश्योरेंस सर्विस है जिसमें आप एश्योरेंस प्रोवाइडर को कहते हैं
कि वो आपका जो सब्जेक्ट मैटर है ना, फाइनेंशियल है ना, तो आप क्या करते हैं, किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं जो अकाउंटिंग का एक्सपर्ट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक्सपर्ट होता है। आप उसको कहते हैं भाई ये हमारे रिकॉर्ड्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये वाउचर्स हैं, तुम क्या करो एज एन एक्सपर्ट हमें कंपाइल कर दो, हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दो, इनकम स्टेटमेंट बना दो, बैलेंस शीट बना दो। पीटर क्या करता है, सारे डॉक्यूमेंट, सारे वाउचर, सारे बिल्स जो हैं, सारे एक्सपेंडिचर्स के जो बिल्स हैं, सारी परचेज़ की जो रिसीट्स हैं, सेल्स इनवाइसेस हैं, सारे इलेक्ट्रिसिटी बिल के जो वाउचर हैं वो लेकर चला जाता है किसके पास, किसी एक्सपर्ट अकाउंटेंट के पास से, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चला जाता है। उसे कहता है भाई हम आपको इतनी फ़ीस देते हैं, हमें ना ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो, ज़रा इनकम स्टेटमेंट बना दो, मुझे प्रॉफिट का पता चल जाए, बैलेंस शीट बना दो, हमें कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाए, इसी तरह कैश फ्लो स्टेटमेंट। होता क्या है कि आप कंपाइल करवाते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी एक्सपर्ट से। अब एक्सपर्ट से बनवा लेने से इतनी तसल्ली कम अज़ कम मिल जाती है कि ये जो रिज़ल्ट है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, ये किस हद तक ठीक थे, या इस बात पे यकीन कि भाई इस एक्सपर्ट ने बनाया तो ठीक होंगे। इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या होता है, प्रैक्टिशनर इज़ एंगेज। जो प्रैक्टिशनर है ना वो क्या करता है, वो रिकॉर्डिंग करता है, क्लासीफाइंग करता है, समराइजिंग और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स। जो एक अकाउंटेंट काम करता है ना, रिकॉर्ड करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर उनको लेजर्स में क्लासीफाई करना, फिर समराइज़ करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर रिज़ल्ट्स निकालना। रिज़ल्ट्स निकालने का मतलब है इनकम स्टेटमेंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना। वो रिज़ल्ट्स आप किसी एक्सपर्ट से बनवा लेते हैं। ये तो हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से। देखिए अगर आपने नॉन फाइनेंशियल को ले लें, प्रोसेसेस को ले लें, बिहेवियर को ले लें, सब्जेक्ट मैटर तो कोई भी हो सकता है, उनकी कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप अपनी कंपनी का परचेज सिस्टम, कि भाई परचेजिंग का निज़ाम क्या होना चाहिए, कैसे हम परचेज ऑर्डर तैयार किया करें, किस पेपर पर किया करें, कौन सिग्नेचर किया करें, मार्केट से ख़रीदने जाएं तो कैसे बिडिंग, कैसे टेंडर नोटिस हम दें, वो जो बिड्स लोग दें उन पर कैसे ओके करें हम, सेल सिस्टम सेल कैसे करें, स्टॉक कैसे इशू हो, कैसे हैंड ओवर किया जाए, कैसे उसका बिल बनाया जाए, कैसे उसे फैक्ट्री आउट किया जाए। मतलब एक सिस्टम होता है ना, हायरिंग कैसे करें जी हम, कैसे एडवर्टाइज़ करें, कौन सी सीट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है। मतलब ये एक HR सिस्टम है, आपका ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम है। तो आप कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी किसी से भी करवा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के हवाले से करवा सकते हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से करवा सकते हैं, आप किसी कंसल्टेंट के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर उससे अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम डिज़ाइन करवा सकते हैं, उससे रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पूछ सकते हैं कि भाई हमें फूड डिपार्टमेंट ने कवानीन बताएं, हमें बताएं हम इस पर अमल कैसे करें, हमें तरीक़ाकार बताएं, हमें परचेज सिस्टम बताएं, सेल सिस्टम बताएं, क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करें, ये हमें बताएं। तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट का मतलब ये है कि आप क्या करते हैं, मैं दोबारा आपको ब्रीफ करता हूँ। इन कंपाइलेशन एंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर इज़ एंगेज इन रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और ट्रांजैक्शन। या आप क्या करते हैं, कैन डिज़ाइन, या वो प्रैक्टिशनर क्या करता है, आपके लिए डिज़ाइन करता है, बनाता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ बिज़नेस, आपके लिए बिज़नेस सिस्टम बनाता है, परचेज सिस्टम, सेल सिस्टम, क्वालिटी कंट्रोल। तो कंपाइलेशन बेसिकली क्या है, जैसे मैंने पहले बताया कि ये नहीं कि आपने एक सिस्टम अप्लाई किया हुआ है, आप सारा साल उस पर इम्प्लीमेंट होते उसको करते रहे हैं, उसको अप्लाई आपने सारा साल उस पर अमल करते रहे हैं और अब आप साल के बाद उसको चेक करवा रहे हैं, ये नहीं है। आप किसी एक्सपर्ट से कंपाइल करवाएं, वो सिस्टम बनवाएं, वो फाइनेंशियल है, वो नॉन फाइनेंशियल है, वो प्रोसेसेस हैं, वो बिहेवियर हैं, आप वो एक्सपर्ट से बनवाएं और फिर उस पर अमल करें। इससे कम से कम ये तसल्ली हो जाती है कि भाई हमने किसी एक्सपर्ट के बनाए हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिज़ल्ट्स को देखा है, वो रिज़ल्ट्स की अथेंटिसिटी, उन रिज़ल्ट्स पर आपका एतमाद ज़्यादा होता है। अब इसमें भी जाहिर सी बात है, वो जो एश्योरेंस प्रोवाइडर है ना, वो सिर्फ आपको स्टेटमेंट बना कर देगा, उन स्टेटमेंट्स के बारे में अपनी ओपिनियन नहीं देगा, कोई रिटर्न ओपिनियन। जैसे हमें आपको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई थी अभी एक कंपनी की, ऑडिट रिपोर्ट दिखाई थी, वैसे की कोई रिपोर्ट नहीं बना कर देता, वो सिर्फ आपको एक सिस्टम बना कर देता कि भाई इस तरह कर लें आप।
इन दिस टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विस देयर इज़ आल्सो नो एश्योरेंस, इसमें भी कोई एश्योरेंस नहीं है, क्योंकि रिटर्न कोई ओपिनियन नहीं होता जिसमें कहा जाए कि भाई ये स्टेटमेंट ठीक है, ट्रू एंड फेयर हैं, रिकॉर्ड जो हैं वो ठीक हैं, कंसिस्टेंट हैं, वैलिड हैं, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी कोई ओपिनियन नहीं दी जाती। नॉट प्रोवाइड एनी रिपोर्ट, इसमें भी कोई रिपोर्ट नहीं है। सब्जेक्ट मैटर जैसे मैंने बताया कि आप किसी से भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल क्वालिटी के बारे में, प्रोसेसेस के बारे में, बिहेवियर के बारे में आप किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, किसी से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ लिखा है, एनी बिजनेस कैन प्रिपेयर देयर अकाउंट्स एंड इंटरनल सिस्टम फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाकर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनवा सकते हैं, किसी अकाउंटिंग एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। सिस्टम स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जो सिस्टम बनाना जानते हैं कि चीज़ों को कैसे बनाना है, जैसे मैंने बताया परचेज सिस्टम, सेल सिस्टम, कैश सिस्टम। कंसल्टेंट्स होते हैं जो बिज़नेस गाइड करते हैं कि भाई बिज़नेस को ऐसे चलाना है, ऐसे प्रोसेस बनाएं, ऐसा सिस्टम बनाएं। आप उनसे जो है वो सिस्टम बनवा सकते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के एंड पर आप उनके पास जाएं, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करें, वो आपको इस सिस्टम बना देंगे। तो ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट भी टाइप ऑफ एश्योरेंस सर्विस ज़रूर है, लेकिन इसमें भी कोई एश्योरेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमने ये 4 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस सर्विसेज जो हैं वो कंप्लीट कर ली। अब अगर हम इसको एज अ कंक्लूजन देखें, इस चैप्टर की कंक्लूजन पर अगर हम जाएं, तो एक्सटर्नल ऑडिट में रीज़नेबल एश्योरेंस है। ये चैप्टर का नाम ही क्या था, एश्योरेंस, टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स, ताकि आप इनके बारे में पढ़ें और डिसाइड करें भाई आपके बिज़नेस के लिए कौन सी सूटेबल है। एक्सटर्नल ऑडिट में रीज़नेबल एश्योरेंस होती है, रिव्यू एंगेजमेंट में नेगेटिव या मॉडरेट एश्योरेंस होती है, और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स में कोई एश्योरेंस नहीं होती। इसी तरह कंपाइलेशन एंगेजमेंट में भी कोई एश्योरेंस नहीं होती। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड ऑल अबाउट ISA 200, जिसमें हमने एश्योरेंस की प्रोविजंस पढ़ी, एश्योरेंस की डेफिनेशन पढ़ी और एश्योरेंस एंगेजमेंट्स की टाइप पढ़ी। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने इसमें एक्सटर्नल ऑडिट के बारे में डिटेल से डिस्कस किया। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड ऑल अबाउट दिस स्टैंडर्ड। होप सो कि आपने लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।